वाराणसी विश्व के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान रखता है, लेकिन वाराणसी के आसपास के जिलों में भी पर्यटकों के लिए कई ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनपुर जिला अपने ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक स्थलों के कारण एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। दूरदर्शन वाराणसी की टीम आज आपको जौनपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा कराएगी। आइए चलते हैं इस यात्रा पर। इस समय हम लोग वाराणसी से बाबतपुर के बीच हाईवे से गुजर रहे हैं। सड़कों के बीच की ये हरियाली सफर को और सुहाना बनाती है। हम जौनपुर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे जौनपुर के शाही किले में, जो अपने विलक्षण स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। गोमती नदी के किनारे बसे इस शाही किले का निर्माण 1360 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक ने करवाया था। इसका निर्माण एक पुराने किले किरार कोट के ध्वंसावशेष के ऊपर करवाया गया है। शाही किले का मुख्य दरवाजा पूरब की ओर है। चतुर्भुजाकार चार दीवारी से घिरे इस किले का दूसरा द्वार पश्चिम की तरफ है। अकबर के शासन काल में इसको अतिरिक्त सुरक्षा देने के निमित्त पूर्वी द्वार की तरफ एक बरामदा जोड़ा गया तथा 11 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार भी बनवाया गया और बाहरी तरफ से पत्थरों की चिनाई करके इसको मजबूती प्रदान की गई थी। इस द्वार पर किए गए टाइल्स के वर्क मुगल साम्राज्य की याद ताजा करते हैं। नीले रंग की ये टाइल्स ईरान से मंगवाकर लगाए गए हैं। इसकी प्रवेश द्वार अपने आप में बहुत ही वैभवशाली है, जिसके बड़ी बड़ी मीनारें और ऊंची दरवाजे, उसके ऊपर जो आर्च बने हैं, उसके ऊपर जो मेहराब बने हैं, वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हैं। उसके दोनों किनारे जो ताखे बने हैं, जिस पे शाम को पंछियों के झुंड आकर के बैठते हैं, तो दृश्य और भी मनभावन हो जाता है। किले के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर पर एक शिलालेख लगा हुआ है। एकाश्म पत्थर के इस शिलालेख पर एक रोचक अभिलेख लिखा गया है, जिसमें किले के हिंदू और मुस्लिम कोतवाल से यहाँ के स्मारकों की देखभाल के लिए विशेष अनुरोध किया गया है। ये अभिलेख 1766 ईस्वी में अवध के नवाब वजीर के आदेश पर मुनीर खां द्वारा लिखवाया गया था। और ये जो आप शिलालेख देख रहे हैं, ये बादशाहों के ज़माने में यहाँ पर जौनपुर की कोतवाली रहा है। ये बगल में बिल्डिंग है कोतवाली। इस पे जो है फारसी में लिखा गया है, प्रेजेंट टाइम में जो भी कोतवाल यहाँ पर रहेगा, आने वाले, यानी उनको जो है हर ज़बान में अल्लाह की, ईश्वर की, गाड की, सबकी कसम दी गई है कि यहाँ आने वाले कैदियों को उनकी रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जितनी व्यवस्था हो सके उनको परेशान न किया जाए, उनकी पूरी व्यवस्था किया जाए। इसके लिए सारी ज़बानों में कसम दी गई है। प्रेजेंट टाइम में जो कोतवाल होगा। शाही किले के दोनों द्वार के प्रवेश के बाद इस परिसर में सबसे पहले एक मस्जिद दिखती है। शाही किले परिसर में स्थित ये मस्जिद बंगाल शैली में बना हुआ है। इस मस्जिद की खासियत ये है कि इसमें 3 गुंबज लगे हुए हैं। ये गुंबज सामने से दिखाई नहीं देते, इन्हें देखने के लिए मस्जिद के किनारे जाना पड़ता है। इस मस्जिद के पास स्थित 12 मीटर ऊंचा स्तंभ पर फारसी में एक अभिलेख है, जिसमें 1377 ईस्वी में इब्राहिम नायाब बारबक द्वारा इस मस्जिद के निर्माण किए जाने का उल्लेख है। इस मस्जिद में जितने भी स्तंभ लगे हुए हैं, सभी अलग अलग तरह के हैं। कोई चौकोर है, कोई गोल है, कोई डिजाइनदार है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण हिंदू कालीन पाषाण स्तंभों द्वारा कराया गया है।
यहाँ नमाज के पहले वजू करने के लिए एक हौज भी बनाया गया है। अब हम चलते हैं इसी परिसर में स्थित एक अन्य स्थान की तरफ। इस जगह को तुर्की हम्माम कहा जाता है। हम्माम तुर्की शैली का स्नानागार माना जाता है। इस मजबूत इमारत का कुछ भाग जमीन के अंदर है, जिसमें प्रवेश द्वार, निकास द्वार, स्नान करने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था, ठंडा पानी जैसी अन्य सुविधाएं थी। इस स्थान को भूल भुलैया भी कहा जाता है। इस इमारत के पास 2 कुएं बने हुए हैं, जिससे पानी निकालकर इस हम्माम घर में पत्थर के नाले के माध्यम से भेजा जाता था। इसके बनावट की खासियत ये है कि इसमें लखारियों ईंटे का प्रयोग किया गया है और जोड़ने के लिए चूना, सुर्खी, दाल, चोटा इत्यादि का प्रयोग किया गया है। पुरातत्व विभाग इसके किसी भी भाग के मरम्मत के समय पुरानी शैली को ही प्रयोग में लाता है। किले के प्रवेश द्वार के बाईं ओर की टूटी चारदीवारी के पुनर्निर्माण में पुरातत्व विभाग द्वारा मुगलकालीन समय में प्रयोग सामग्री का ही प्रयोग किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो संरक्षण कार्य किया जाता है, वो मूल स्ट्रक्चर में जिस तरह के मोर्टार मसाले लगे रहते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कभी सीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। पुराने ज़माने में जब इस तरह की संरचनाएं बनाई जाती थी तो सुर्खी, चूना, बालू, गुड़ इत्यादि मिलाकर उसका मसाला बनाया जाता था और उसी प्रकार के पत्थर से फिर उसकी जोड़ाई की जाती थी। तो जब आप देखेंगे किले के बाहर से तो एक लंबी दीवार और बुर्जी का संरक्षण हम लोगों ने किया है, वो अपने आप में बहुत ही अनोखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इस स्थल को हरा भरा और साफ सुथरा रखा गया है, जिससे यहाँ आने जाने वाले पर्यटक इसका आनंद ले सके। यहाँ आम लोगों के साथ विकलांगों के लिए अलग से शौचालय बनाया गया है एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रीनरी है। मैं अभी भूल भुलैया में से आई, जो कि काफी अच्छा था। उसका पैटर्न्स काफी अच्छे थे। आई विश मैं यहाँ पहले भी आई होती, बिकॉज ये इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इतनी यहाँ पे मतलब सेरेनिटी इतनी ज्यादा है, इतनी पीसफुल प्लेस है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी मजे कर सकता है। मुझे ये जगह पर्सनली बहुत अच्छी लगी। लखनऊ में भी काफी मॉन्यूमेंट्स है और उनके कंपैरिजन में ये काफी अच्छी है। काफी वाइड रेंज में इसको बनाया गया है। जौनपुर का ये शाही किला शर्की कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख पहचान है। जौनपुर में शर्की काल की और भी कई इमारतें हैं। हमारी आज की यात्रा बस यहीं तक। अगली किसी और यात्रा में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रकृति बेरी आप सबका स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हम जानते हैं, बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता। बारिश हमें गर्मी से राहत दिलाती है, लेकिन बारिश का मौसम अपने साथ कुछ ऐसी इन्फेक्शंस और बीमारियां भी लाता है जिसे हम सीजनल कहते हैं, जिनसे लोग बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं।
आज उन्हीं बीमारियों के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उन बीमारियों का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस पर आज फोकस करेंगे। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार राव जी। आप IMS BHU से हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आज जो चर्चा का विषय है कि जो बीमारियां बारिश के मौसम में आती हैं, स्पेशली बच्चों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप यहीं से शुरू करिए। सबसे पहले तो उन सीजनल बीमारियों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। जो आमतौर पे मानसून के सीज़न में जो बीमारियां बच्चों में आती हैं, वो एक मौसमी सर्दी खांसी जुकाम का रहता है, या फिर जल से जनित, जो प्रदूषित जल है उससे जनित बीमारियां हैं, जिनमें हम टाइफाइड बोलते हैं, हेपेटाइटिस कॉमन है। कुछ वेक्टर बॉर्न, जैसे मच्छर के काटने से बीमारियां फैलती हैं, जिसमें मलेरिया है, डेंगू है, और एक नई बीमारी जो अभी इस समय चल रही है, रिकेट्सिया है। ये मूलतः बीमारियों को अगर हम देखें तो हमारे पूरे हॉस्पिटल के जो एडमिशन इस समय चल रहे हैं वो इन्हीं बीमारियों से ग्रसित बच्चों के चल रहे हैं। जी, तो डॉक्टर सुनील, जो आपने कहा कि एक तो जैसे आपने बोला कि जल से होने वाली बीमारियां, वाटर बॉर्न, तो ये जो वाटर बॉर्न बीमारियां हैं, एक एक करके क्या इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम? बिल्कुल। जो वाटर बॉर्न बीमारियां हैं, जिनमें हम लोग प्रमुखता रखते हैं टाइफाइड का। ये सारी बीमारियों का जो समस्या है वो प्रदूषित जल है। अगर प्रदूषित जल का अगर कहीं से सेवन हो जा रहा है, या आपका जो पाइपलाइन है, आपकी जो वाटर सप्लाई की चीज़ें हैं, अगर उसमें कोई संक्रमण दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो उससे उनके जो जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो जाते हैं। और जो टाइफाइड हम देखते हैं, उसका जो प्रेजेंटेशन है बच्चों में, 5 साल के से नीचे बच्चों में अलग तरीके से होता है और उससे ऊपर के बच्चों में अलग तरीके से होता है। अगर हम वो देखें लक्षणों में, तो सामान्य लक्षण रहेंगे। बुखार रहेगा, बच्चे कुछ खाना नहीं खाएगा, या फिर उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, या उसको हो सकता है कि दस्त लगने लग जाए। इस तरह के लक्षण आते हैं। और अगर यही बड़ा बच्चा है तो उसमें सिर्फ बुखार होगा, सिर दर्द होगा, उसको खाने भूख नहीं लगेगी, फिर दूसरे तीसरे हफ्तों में पेट की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, पेट दर्द होगा, या ब्लड में, स्टूल में, लैट्रिन में आपको ब्लड मिल सकता है। तो इस तरह के लक्षण एक टाइफाइड के मिलते हैं। और वैसे ही अगर हम देखें हेपेटाइटिस, जो वायरल हेपेटाइटिस हम लोग बोलते हैं, इसकी भी शुरुआत हमारी जो होती है वो आपका होता है कि फ्लू जैसे जो लक्षण है, सर्दी खांसी जुकाम बना रहेगा, भूख नहीं लगेगी, और सप्ताह भर के बाद पेट की समस्या शुरू हो जाएगी। बच्चे को उल्टी होने लगेगा, पेट दर्द होने लगेगा, और आंखों में एक पीलापन शुरू हो जाता है। या फिर आपका देखें कि जो यूरिन होती है, जो बॉडी फ्लूइड है, वो हमारा कलर चेंज होना होता है। तो ये आपके लक्षण आपके वायरल हेपेटाइटिस के होते हैं, जो हमारे मुख्यतः जल जनित या प्रदूषित जल से फैलते हैं। जी, डॉक्टर सुनील, ये जो वाटर बॉर्न बीमारी है, जैसे कि आपने कहा टाइफाइड, आपका मलेरिया, सॉरी हेपेटाइटिस, यस, ये इनका एक कोई टाइम सर्कल भी होता है? देखिए, टाइम लिमिट? अगर हम किसी भी बीमारी में बच्चे को अगर ट्रीट नहीं करते हैं, जैसे टाइफाइड है या फिर हेपेटाइटिस है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो क्या होगा, ये जानना जरूरी है। जैसे हम हेपेटाइटिस को देखते हैं, तो अगर वायरल हेपेटाइटिस, जो मुख्यतः हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, अगर इसको हम देखें तो इसमें मुख्यतः 20 से 50% जो बच्चे हैं, उनमें अगर हम कुछ नहीं भी करते हैं तो अपने आप स्वतः ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जैसे अगर कोई पुराना रोग हो बच्चे को, या फिर वो माल नरिश्ड हो, कुपोषित हो, अगर ऐसे बच्चों में इस तरह का संक्रमण हो रहा है तो उसमें समस्या बढ़ जाएगी। तो ये साइकिलिंग अपने आप, मतलब 10 से 14 दिन के अंदर दोनों बीमारियों में अपने आप चीजें लक्षण ठीक हो जाते हैं। गंभीरता जब होती है तभी बच्चा हमारे पास हॉस्पिटल में आता है। जी, अब ये आपने बोला वाटर बॉर्न, जल से होने वाली बीमारियां, जहां पे बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है और प्रदूषित हो जा रहा है पानी, पीने वाला पानी, उससे हो रहा है। दूसरा आपने बोला वेक्टर बॉर्न, तो वेक्टर बॉर्न के बारे में पहले एक्सप्लेन करें। वेक्टर बॉर्न का मतलब होता है कि एक कोई वेक्टर होना चाहिए किसी रोग को फैलाने के लिए ह्यूमन बीइंग में। तो जो कॉमन वेक्टर अभी हम देखें तो मच्छर जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के मच्छर हैं, एनाफिलिस मच्छर है, एडीज मच्छर है, लेकिन इनका भी कनेक्शन आपका वाटर स्टैग्नेशन से है। अगर आपका वाटर स्टैग्नेशन हो रहा है, गंदा वाटर हो रहा है, तो वहाँ पे इनके क्या होता है, ब्रीडिंग बढ़ जाती है, मच्छरों की ब्रीडिंग बढ़ जाती है। फिर यही मच्छर आपको काटते हैं तो रोग फैलता है। तो हम लोग कहते हैं जैसे मलेरिया है, आप मलेरिया एनाफिलिस मच्छर है, जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर है, उसके काटने से फैलता है। इसके जो लक्षण हम बच्चों में देखते हैं, जो सामान्यतः आते हैं, आपको तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, उल्टी होगा। कुछ बच्चों में हम लोग देखते हैं कि वो मस्तिष्क ज्वर जैसे प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे जिनको हेपेटाइटिस भी हो जाता है
उनको सांस लेने में तकलीफ भी होती है और कभी कभी यूरिन का कलर लाल निकलता है। तो इस तरह के लक्षण भी सीवियर मलेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के बच्चे में सीवियर मलेरिया के लक्षणों में ये आता है जी। और एक अब दूसरा जो वेक्टर से बनता है आपका डेंगू फीवर है। हाँ जी। ये एडीज मच्छर से फैलता है। इसकी खासियत ये है कि ये साफ सुथरे वाटर का जो स्टेगनेशन है, जैसे आप कूलर यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, आपने गार्डनिंग कर रखी है, किचन गार्डन बना रखा है, उसमें जो एक वाटर का लॉगिंग हो रहा है फ्रेश वाटर का, उसमें इनकी ब्रीडिंग होती है। तो इसलिए इसमें जो हाउस होल्ड जो है, मतलब जो फ्लैट्स में भी रह रहे हैं, उनको भी डेंगू हो सकता है। लेकिन मलेरिया और ये सब जो चीजें हैं आपकी गंदे वाटर से जो फैल रहे हैं ना, उससे है जी। तो इसमें जो लक्षण आता है उसमें भी बुखार होगा, सर्दी खांसी होगा, आपको बोन पेन हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है। ये सामान्य लक्षण है। जब गंभीरता बढ़ती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे का पेट दर्द शुरू हो रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, या फिर उसमें लाल धब्बे शरीर में पड़ रहे हैं, या ब्लड के अंदर कोई विकार मतलब उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग सीवियर डेंगू की कैटेगरी में रखते हैं और वह उन्हीं बच्चों को फिर हम भर्ती करने के लिए सलाह भी देते हैं। जी। डॉक्टर सुनील, डेंगू का मच्छर कहा जाता है एक पर्टिकुलर समय पे ही काटता है जी। और शरीर के एक पर्टिकुलर हिस्से तक ही काट पाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। इसमें हमें देखना कि डे की बाइटिंग है या इवनिंग टाइम में बाइट करता है जी। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो सलाह देते हैं प्रिवेंशन में कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए। अगर आपका जितना बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड होगा, वो एक्सपोजर उसको ज़्यादा एसेसिबल हो जाएगा मच्छर के लिए और उसको बाइट करने के लिए ज़्यादा आपका बॉडी हिस्सा मिलेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि आप बच्चों को सॉक्स पहनाइए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए, आप पैजामाज पहनाइए या ट्राउजर्स पहनाइए, शॉर्ट्स नहीं पहनाइए। राइट। डेंगू का मच्छर यानी घुटने तक ही उड़ सकता है और उतनी जगह में वो काटता है, ये मैंने जैसे कि सुना था। जी। आपने कहा कि दोनों ही तरह की जो बीमारियां हैं, वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि पानी अगर इकट्ठा हो रहा है और उससे साफ पानी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है और गंदे पानी से मलेरिया का मच्छर पैदा होता है और प्रदूषित पानी पीने से वाटरबॉर्न बीमारियां हो जाती है। अभी तक तो हमने बीमारियां डिस्कस की। डॉक्टर साहब, इन बीमारियों का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, जो मुख्यतः हम लोग में बच्चों में देखते हैं, चाहे वो किसी भी रोग से बच्चा आ रहा है हमारे पास, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, प्राथमिकता जो हमारी रहती है ना, बच्चों को हम स्टेबलाइज करते हैं पहले, क्योंकि उनके बच्चों का डिटोरिएशन बहुत फास्ट होता है। बड़ों में क्या होता है कि बॉडी कैपेसिटीज होती है, उसको रेसिस्ट करती है, लेकिन बच्चों में डिटोरिएट बहुत जल्दी करते हैं। तो जैसे कोई भी बच्चा किसी भी रोग से आ रहा है हमारे पास, तो पहले हम उसको देखते हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। हम अनस्टेबल है तो उसको हम पहले स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करने का बेहतर तरीका है कि हम उसका बुखार का कंट्रोल करते हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में पानी देते हैं, उसका पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन के लेवल्स अगर कम हो रहे हैं तो ऑक्सीजन की सप्लीमेंट करते हैं। ये हम सभी गंभीर बच्चों में करते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से आ रहा हो। फिर उसके बाद फिर जब वो स्टेबल हो जाता है तब हम उसमें देखते हैं कि कौन से जीव उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया का है, टाइफाइड का है या डेंगू का है। फिर उसके हिसाब से फिर हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन को ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो मेन है कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, पानी देना है और उनको स्टेबलाइज करके ऑक्सीजन मेंटेन करना है उनका। जी। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि डेंगू के मच्छर के काटने से आपका जो आपका ब्लड काउंट है वो कम हो जाता है। जी, प्लेटलेट काउंट वो एकदम से कम हो जाता है। इस बारे में मुझे समझाएं। देखिए, डेंगू की एक बड़ी खासियत है, ये वायरल डिसीज है। इसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है। जब वो डेंगू सामान्य अगर माइल्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन जब वो सीवियर फॉर्म में होता है, सीवियर फॉर्म में होने के लक्षण, जैसे मेरे को पिछले साल डेंगू हुआ और आने वाले इस समय में भी डेंगू का मच्छर ने काटा और वही स्पीसीज के मच्छर ने काटा, डेंगू का वायरस आया, तो लक्षण गंभीर नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी दूसरी स्पीसीज में दूसरे फैमिली के मच्छर ने मतलब डेंगू वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया तो सीवियरिटी बढ़ जाती है। उसमें जो होता है प्लेटलेट का हमारी बॉडी में कंजप्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट फॉल होता है। उसमें हम और उसी का लक्षण आता है कि अगर शरीर में लाल धब्बे निकल रहे हैं तो वो बताते हैं कि आपके प्लेटलेट्स कम है। लेकिन उसमें हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्लेटलेट्स आपके 25,000 से ऊपर हैं तो हमें कोई ट्रीटमेंट करने का उसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। हम उसको फ्लूइड से मेंटेन करते हैं। राइट जी। डॉक्टर साहब,
ये जो बीमारियां हैं, ये तो हुई बात की बीमारियां हुई, फिर उसका जी। ट्रीटमेंट, जी। लेकिन इन बीमारियों को होने से रोका कैसे जाए, रोकथाम कैसे करेंगे हम लोग? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। जितनी भी बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया, वो सारी बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा मानसून सीजन आता है, तो सबसे पहले हम जो वाटर सप्लाई है हमारी, उसको हम चेक करते रहें, उसका हम ख्याल रखें कि उसमें प्रदूषण तो ना हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, हम मच्छर को प्रिवेंट करें, उनकी ब्रीडिंग को प्रिवेंट करें। जो वाटर स्टैग्नेशन पॉइंट्स हैं उनको हम गड्ढों को भरें। और उसके बाद अगर हमारे हाउस होल्ड में अगर आ रहा है तो हाउस होल्ड में भी हम वाटर लॉगिंग को रोकें। और दूसरा जो है, नेट्स का यूज़ करें। हम लोग हमेशा सलाह देते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि मॉर्टिन हम यूज़ करते हैं या हम कोई क्रीम अप्लाई करते हैं, तो उससे बेहतर हम लोग बोलते हैं कि आप नेट्स का उपयोग करिए, क्योंकि आप फ्यूम्स नहीं लेंगे, कोई केमिकल का फ्यूम्स नहीं लेंगे, या फिर हम कोई केमिकल अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो बेस्ट रहता है कि अगर हम नेट का यूज़ करेंगे, उसमें हमको मलेरिया का भी मच्छर से बच जाएगा, और आपके डेंगू का मच्छर तो रात में से काटता नहीं। और फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रहें हम उस पीरियड में। और जो आपके लिए, जो मलेरिया के लिए एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि जैसे आपको फीवर आता है तुरंत, तो आप ज़रूर उसका टेस्ट कराएं। जी डॉक्टर साहब, जल्दी से हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि बच्चों को किस तरह का डाइट देना चाहिए इस सीजन में? इस सीजन में जो बेहतर डाइट है, हम लोग बोलते हैं कि डाइट्स उनको 4 से 5 टाइम दें जी, कम अमाउंट में दें जी, और उनको फ्राइड चीज़ें ज़्यादा नहीं दें। जैसे हम लोग ऑयली चीज़ें हैं वो यूज़ ना करें, और जो फास्ट फूड जो मिलते हैं जिनमें शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है शरीर में, उन डाइट्स को हम यूज़ करने से क्या सलाह नहीं देते हैं, जिनको हम लोग आमतौर पे मार्केट में जंक फूड के नाम से बोलते हैं। जी, तो इस सीजनल वैसे खाना होता कौन सा इस सीजन में बेस्ट? इस सीज़न में बेस्ट आपका ये है कि दाल चावल, तो जो हमारा परंपरागत फूड है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये इसका कोई भी तोड़ नहीं है। ये हर सीज़न में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और बच्चों के लिए हम लोग सलाह ये देते हैं कि जैसे वो दाल चावल ही खा रहा है, तो उसमें हम एनर्जी डेंसिंग करें। उसका तरीका ये है कि जैसे हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम घी से फ्राई कर सकते हैं जी, उसमें हम थोड़ा सा शक्कर मिला सकते हैं, उसमें हम ऊपर से भी कोकोनट ऑयल मिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फूड का जो एनर्जी कंटेंट है वो बढ़ जाता है। जी, और नारियल पानी कहा जाता है कि पीना चाहिए अगर आपको डेंगू या मलेरिया इस तरह का कुछ लग रहा है बच्चों को, क्या ये लागू होता है? बिल्कुल, आपने देखिए नारियल के बाद पानी जोड़ा है जी। हमने आपको बोला है कि पानी के जो बॉडी में अगर पर्याप्त पानी होगा, चाहे किसी माध्यम से, दूध के माध्यम से है, नारियल पानी के माध्यम से है, या सिंपल पानी के माध्यम से है, तो वो बेहतर काम करेगा। और नारियल पानी में एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है कि उसमें एमिनो एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं, जो और सिंपल मिल्क में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वाटर, नारियल कोकोनट ऑयल में, वाटर में आपको एनर्जी प्लस एमिनो एसिड